गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी समर वेकेशन ओवर हो चुकी है और आगे का काम स्टार्ट कराने से पहले, नेक्स्ट कोई न्यू चैप्टर या टॉपिक कराने से पहले आपकी रिवीजन पार्ट कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें जो भी जितना भी अभी तक हमने किया है उसकी पहले एक बार रिवीजन करनी होगी, उसके बाद ही हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपके कोई भी डाउट्स हैं आपके पहले 3 चैप्टर में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और थर्ड वन वाज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी वीडियोस में। नहीं तो मैं कोई भी अपनी तरफ से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। रिवीजन चलती रहेगी एग्जाम्स होने से पहले, उसके बाद ही हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं एक टॉपिक करा रही हूँ, ये भी बच्चों ने मुझसे डाउट लिया है, तो समझना है आपको अच्छे से, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी आपको डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक है सेल्स इन पैरेलल विद डिफरेंट ईएमएफ, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल विद नॉन आइडेंटिकल ईएमएफ। मींस ऐसे दो सेल्स को आपने पैरेलल में अरेंज करना है जिनके ईएमएफ सेम नहीं है, डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है नेट करंट का, कि अगर आप इस तरीके से दो सेल, बेसिकली आपका सेल लगाना या बैटरी लगाना, और इन दोनों का रीजन क्या है कि आप किसी भी अप्लायंस में करंट फ्लो कराना स्टार्ट चाहते हो, ठीक है। तो मतलब आपको करंट चाहिए, तो आपको डेरिवेशन इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप करंट फाइंड आउट कर सके लास्ट में। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हम अपने बेसिक कंसेप्ट का यूज करेंगे जो हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं, कि जब भी हम किसी दो डिवाइसेस को पैरेलल में अरेंज करते हैं तो वहां क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। और यहाँ पर पोटेंशियल को आप क्या बोल सकते हो? ईएमएफ बोल सकते हो। तो जब पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो आप पोटेंशियल को नहीं छेड़ोगे। बचा क्या? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट। आप किसे टारगेट बनाओगे? करंट को। आप नेट करंट फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे और आप अपने आप देखोगे कि आप अपने आंसर तक, आप अपने रिजल्ट तक पहुंचते जा रहे हैं। जैसे सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। तो हम करंट को टारगेट नहीं बनाते, हम किसके पीछे पड़ जाते हैं? पोटेंशियल के। V1 निकालते हैं, V2 निकालते हैं और फिर नेट पोटेंशियल निकालते हैं। उसमें हम देखते हैं करंट कांस्टेंट है, वो चला जाता है, और जो बचा होता है मीन्स जो हमें चाहिए होता है वो अपने आप आंसर आ जाता है हमारे पास। तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने दो सेल्स लगाए, दोनों का ईएमएफ डिफरेंट है, एक का ईएमएफ 1, एक का ईएमएफ 2। अगर इनका ईएमएफ डिफरेंट है तो इट मीन्स इनका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, और दोनों को हमने बिटवीन पॉइंट्स A एंड B लगाया हुआ है इन पैरेलल। तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन है और थोड़ा वही अपना बेसिक कंसेप्ट। तो पहले हम इससे I निकालेंगे। अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, पीछे से कितना भी आ रहा हो, इसको कुछ डिफरेंट ही मिल रहा होगा। हमने सपोज कर लिया पीछे से I आ रहा है और इसको करंट कितना मिल रहा है? I1। अब अकॉर्डिंग टू अपने जो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला पढ़ा है, जब ईएमएफ है, R है, तो I का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? EMF माइनस V अपॉन R। ये फॉर्मूला आपने इंटरनल रेजिस्टेंस में किया होगा, V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। तो इसको ही सॉल्व करेंगे तो I का एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ EMF, V एंड R। तो I1 किसके इक्वल होगा? EMF 1 माइनस V, सेम है सब में, तो V ही रहेगा, अपॉन जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट मीन्स R1। ऐसे ही सेम I2 किसके इक्वल होना चाहिए? इसके पास सपोज I2 करंट जा रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा? जितना इसका EMF है माइनस जितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और जो कि दोनों में सेम होगा, माइनस V अपॉन जितना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, EMF 2 माइनस V अपॉन R2। तो पीछे से जो करंट आ रहा था I नेट करंट, वो किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2। तो ये I1 I2 हमने अपने उसी 10th के बेसिक कंसेप्ट से यूज किया है कि इस पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। EMF I1 किसके इक्वल है? EMF 1 माइनस V अपॉन R1। I2 किसके इक्वल है? EMF 2 माइनस V अपॉन R2।
अब आपको इसमें क्या करते जाना है, ईएमएफ वाली टर्म्स को अलग करते जाना है और बी यानी जो कॉमन टर्म है हमारी उसको अलग करते जाना है ताकि हम बाद में बी को एलिमिनेट कर सके। तो हमने इनको R1 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि कॉमन है, एलसीएम है, तो हमने इसको ऐसे राइट कर दिया, EMF 1/R1 माइनस V/R1, EMF 2/R2 माइनस V/R2। फिर हमने EMF वाली टर्म्स को एक साथ राइट कर दिया, EMF 1/R1 प्लस EMF 2/R2, V वाली टर्म्स एक साथ, माइनस V/R1 माइनस V/R2, बट हमने माइनस V कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 1/R1 प्लस 1/R2। इतना तक हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमें V को अलग लेकर जाना है, तो V को हम यहाँ ले आए, नेगेटिव था, इस साइड आ गई पूरी टर्म तो क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन एक स्टेप इसमें और कर दिया हमने, ये R1 और R2 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, R1 R2, R2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, R1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, डिवाइड में रहेगा R1 इंटू R2। सेम इसमें भी हमने यही किया, R1 और R2 का एलसीएम ले लिया। अब R2 जाके मल्टीप्लाई होगा EMF 1 से और R1 जाके मल्टीप्लाई होगा EMF 2 से, तो क्या आ जाएगा, EMF 2 R1 प्लस EMF 1 R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, और ये I पॉजिटिव था, ये इधर आ गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। मैथमेटिक्स है, सिर्फ फिजिक्स आपकी यहाँ पर लगी कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद सारी कैलकुलेशन है। अब इतना आपके पास आ गया, हमें सिर्फ यहाँ पर V चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला V किसके इक्वल आना चाहिए, EMF माइनस IR। तो V के साथ जो भी ये मल्टीप्लाई में था उसको हम यहाँ ले आए, दो टर्म है यहाँ पर, तो दोनों के नीचे अलग अलग ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, ये इधर आके डिवाइड, और इसके भी और I के भी, दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा ये। अब आप इसको डिवाइड जब करेंगे, मैंने इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखा था ताकि कंफ्यूजन ना हो, उसके बाद अब हम इसे कैंसिल करेंगे। जब ये यहाँ आया तो जो वैल्यू डिवाइड में है वो तो यहीं रहेगी, और ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई, जब आपने इसको इधर इससे आकर डिवाइड किया। R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, इधर क्या था, माइनस I अपॉन, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो ये टर्म तो ऊपर ही रहेगी, बट ये डिवाइड वाली कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 इंटू R2। ये R1 R2 नीचे होना चाहिए था बट डिवाइड में था, तो इसको हम कहाँ ले गए, ऊपर ले गए। अब उसके बाद आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, EMF 2 R1 प्लस EMF 1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब और इधर माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर आप इसे इक्वेट करो, आपका ये फॉर्मूला है नेट पोटेंशियल का, किसके इक्वल होगा, नेट EMF माइनस I R नेट, इधर भी, यानी ये जो पूरा है ये पूरा किसके इक्वल आना चाहिए, नेट EMF, यहाँ लिख लेते हैं, नेट EMF किसके इक्वल हो गया, EMF 1 R2 प्लस EMF 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये पूरी वैल्यू EMF नेट के इक्वल होनी चाहिए अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, क्योंकि दोनों सेम है, माइनस I, यानी R नेट पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, इस पूरे के, यानी R नेट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सभी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, बस यहाँ तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेट करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, नेट EMF, यानी ये जो आपकी वैल्यू आई है एज इट इज हमने यहाँ पुट कर दी, अपॉन नेट इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टर। अगर आप इसके एक्सटर्नल में कोई एक रेजिस्टर लगा देते हो जिसकी वैल्यू R है, तो नेट क्या हो जाएगा आपके पास, कैपिटल R प्लस ये वाली वैल्यू रेजिस्टर की। तो अगर आप इसे देखें, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है हमारे कौन से फॉर्मूला को, पैरेलल कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टर। तो
1/r का फॉर्मूला क्या होता था, 1/r1 प्लस 1/r2। तो r का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, नीचे मल्टीप्लाई होगा ऊपर प्लस होगा। तो r का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। क्या यही फॉर्मूला नहीं है? और ये फॉर्मूला किसके लिए था, पैरेलल के लिए। यानी ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला है सेल्स के लिए। थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी तक आप क्या करते थे कि सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर दो, पैरेलल में तो 1 बाय करके ऐड कर दो, बट थोड़ा सा ये अलग है, इसको ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला होगा, EMF1 R2 प्लस EMF2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट EMF का फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, न्यूमेरिकल्स की, डेरिवेशंस की, और जो भी डाउट्स हैं वो पूछते रहना है। ओके।